स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों। तो मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं तो वो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी और भी बहनों को जोड़ें। लेकिन एक इस बात का खेद है मुझे कि मैं रोज़ाना वीडियो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती हूँ उसी दिन कोई ना कोई ऐसा स्कूल का काम होता है जिसमें मैं वहाँ पर बिजी हो जाती हूँ, तो वीडियो डालने का समय नहीं मिल पाता है मुझे। तो देखिए, आप इस चीज़ से परेशान ना हो कि क्यों मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। कभी कभी व्हाट्सएप पर भी डाल देती हूँ। जो भाई बहन व्हाट्सएप से जुड़ना चाहें वो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, तो उस लिंक के जरिए से जुड़ जाए। लेकिन वही भाई बहन जुड़े जो सिर्फ आंगनबाड़ी के परिवार से हो या खुद आंगनबाड़ी हो। ऐसा ना हो कि आलतू फालतू जुड़ जाएँ और जो कि आने वाले समय में परेशानी खड़ी हो जाए। तो देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी शामली के संरक्षण में आंगनबाड़ी भर्ती है बड़ा खेल। तो देखिए, जो शामली ज़िला है उत्तर प्रदेश का, उसमें आंगनबाड़ी भर्ती जो चल रही है अभी, तो उसमें बड़ा खेल चल रहा है। और इस खेल में क्या है, देखिए इसमें मैं आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें जो अधिकारियों के लिए लिख करके जो भेजा है मैं उसको दिखा रही हूँ। ये आपकी देखिए बबीता चौधरी है, वहाँ की अध्यक्ष हैं, वहाँ की जो जिला की शामली ज़िले की। तो वहाँ पर इन्होंने अपने लिखित में सूचना भेजी है अधिकारियों तक। देखिए इसमें क्या क्या उन्होंने लिख करके भेजा है। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री बबीता चौधरी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी शामली संतोष श्रीवास्तव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया कि जब शामली की मुजफ्फरनगर एक ही जनपद हुआ करते हैं। देखिए, जो शामली जिला है और मुजफ्फरनगर वो एक ही ज़िले में माने जाते हैं। तो 2007-08 में 2004 के आरक्षण को जीरो करते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आरक्षण सुनिश्चित कर अप्रूवल के लिए लिया गया था। तो अभी ऐसा क्या आवश्यकता हुई आरक्षण दोबारा करना पड़ा। इस दोबारा आरक्षण करने से आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि नियमानुसार जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कार्य करते 10 वर्ष हो जाते हैं। तो देखिए, जो मैं आपको साफ साफ इसमें बात लिखा है कि वहाँ पर जो खेल चल रहा है, जो जैसे कि वहाँ पर जो 2004 से आंगनबाड़ियों की भर्ती हुई है सभी उत्तर प्रदेश में, कहीं कहीं पर 2004 में, कहीं पर 6 में, वो उस तरीके से लेकर शुरुआत 2004 से और 2002 से हुई है। तो देखिए, वहाँ पर क्या किया कि जो पहले हमारी जो आरक्षण लगे हुए थे, कौन किस उसमें है कैटेगरी में, कौन सी उसमें आपकी जैसे SC ST है, तो उस तरीके से और उनमें उन्हें चेंज कर दिया है। चेंज कहीं की कहीं पहुँचा दी है, कहीं की कोई कहाँ दूसरी जगह पहुँचा दी। तो इस तरीके से अगर आप अपनी जगह पर 10 वर्ष बीत चुके हैं, आप दूसरी जगह पर उसमें बाद में चयन हुआ है, तो आप दूसरी जगह पर जाते हैं तो आपकी सेवा का काल है जो कम हो जाएगा। लेकिन जो उसका जो नियम होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का, 10 वर्ष पूर्व हो जाने पर इसको प्रमोशन होता है सुपरवाइजर में। लेकिन ऐसा यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि वर्ष हो जाते हैं तो सुपरवाइजर मुख्य सेविका के पद पर प्रमोशन के लिए उनकी पत्रावली लखनऊ भेजी जाती है। अब भेजी जा चुकी है सभी की, चूँकि जनपद शामली मुजफ्फरनगर में अधिकतर आंगनबाड़ियों की ज्वाइनिंग 2004 की है, जिनकी 2014 में लखनऊ फाइल भेजी जा चुकी है। अब ऐसे में आरक्षण चेंज होने से उनकी पत्रावली में आरक्षण कैसे चेंज होगा। तो देखिए, उन्होंने वहाँ से जो भेज दी है पत्रावली, वहाँ पर पहुँच चुकी है लखनऊ, वहाँ पर निर्देशालय में। अब यहाँ से जो ज़िले पर से चेंज कर रहे हैं, तो उसकी उनकी कागज़ों में कैसे, उनका कहना है कागज़ों में कैसे चेंज होगा उनका आरक्षण, जो कि वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप यहाँ से अब चेंज करें तो इससे क्या होता है। तो अब ऐसे में आरक्षण चेंज होने से उनकी पत्रावली में आरक्षण कैसे चेंज होगा। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आज तक अपने पूर्व के आरक्षण के तहत कार्य करती आ रही हैं, अब उनका नया आरक्षण कैसे अब लोगों में परिवर्तित होगा, यह बड़ा सवाल है। अधिकारियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए 2007-08 के आरक्षण को छुपाते हुए DM और CDO शामली को गुमराह कर दोबारा आरक्षण कराया है। तो देखिए, CDO जो होते हैं जिले के और DM उनको गुमराह करने के लिए जो अधिकारी हैं इस पर CDO उसके जो बाल विकास परियोजना के, उन्होंने इस आरक्षण को चेंज करने के लिए तैयारी कर दी है और चेंज होने लगा है। तो देखिए, समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने ऑनलाइन मुख्यमंत्री व निदेशक बाल विकास एवं पोस्टाल लखनऊ से की गई शिकायत में सवाल उठाते हुए अपने ही गाँव का उदाहरण दिया। तो देखिए, उन्होंने शिकायत की है मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन और निदेशालय बाल विकास पोस्टाल पर उन्होंने ऑनलाइन की है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसमें उन्होंने उदाहरण में अपने ही गांव के 2 ऐसी जगह हैं जिनमें उन्होंने सामने बताया है कि ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए, वहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे गांव टिटौली जो जनपद शामली के किरोना परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रविंद्री जो कि पिछड़ी जात से थी की मृत्यु के कारण रिक्त पद हो गया था। देखिए, कोई मर गई है तो उनकी जो जगह थी वो खाली हो गई रिक्त। अब तक उक्त पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर आवेदन लिए गए।
तो वहाँ पर अनुसूचित जाति की जो खत्म हुआ है तो पिछड़ी जाति की खत्म हुई तो अनुसूचित जाति के लिए वहाँ पर आरक्षण था। और नियमानुसार उस कोई CDO सुपरवाइजर का जिला कार्यक्रम अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। तो देखिए जो अनुसूचित जाति थी वहाँ पर देखिए जो मृत्यु के कारण रिक्त पद हो गया था, अब उक्त पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर आवेदन लिए गए। अब यह किस नियमानुसार इसको कोई CDPO सुपरवाइजर जिला कार्यक्रम अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। वास्तविक यह है कि हमारे ही गांव की एक लड़की आंगनबाड़ी कैराना परियोजना की है, गांव बुद्धपुरा में कार्यरत है। नियमानुसार उसका समायोजन होना था, लेकिन जन्म में पैसा न मिलना देख यह सोची समझी साजिश के तहत आरक्षण चेंज किया गया, जबकि यह भर्ती रिक्त पदों पर हो रही है, कोई नया पद सृजित नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है। जो पहले से पड़े हुए पद थे, जैसे कहीं पर कोई चार्ज में है या पहले से कहीं कोई वहाँ पर कोई आंगनबाड़ी नहीं, जो बहुत पहले से खाली पद थे वहीं पर जो भर्तियाँ हो रही हैं, लेकिन नया कोई नहीं है। अगर यहाँ पर कोई नया चेंज की गई है तो इसमें बहुत बड़ी साजिश है और उसमें लेन देन का बहुत ज़्यादा घोटाला हो सकता है। आरक्षण चेंज किया जाए ऐसा प्रतीत है कि अपनी जेब भरने के लिए उद्देश्य से अपने चहेतों के लाभ देने के उद्देश्य से तथा जो इनके हकदार थे उनको उनके अधिकार से वंचित रखने के लिए उन्हें आरक्षण किया गया। और इस सब को करने के लिए अपने उच्च अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व जिला अधिकारी शामिल को भी भ्रमित करते हुए शामिल किया गया। इससे समस्त पूर्व में काम कर रही जो समस्त पूर्व में काम कर रही हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे परेशानी हो रही है, क्योंकि जो इस तरीके से ऐसे वहाँ पर जो होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी के चलते किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भविष्य में किसी की समस्या का सामना करना पड़े, इसलिए आज उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ को शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आवश्यकता हुई तो संघ इसके लिए धरना प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इस बात हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के अधिकार की है और उनके सम्मान की है तथा भविष्य में उनके उत्पन्न होने वाली विकट समस्या की है, जिसके लिए हर तरीके से संघ लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसी के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया, यदि समय रहते उचित कार्रवाई न करते तो संघ सुनिश्चित संघ से लड़ाई लड़ने के लिए अपने तरीके से विवश होगा। तो देखिए उन्होंने कह दिया है कि अगर इस कार्य को पूरा तरीके से नहीं किया गया तो इसके लिए लड़ाई शुरुआत हो चुकी है और क्योंकि शिकायत ऑनलाइन कर दी गई है। अगर इसको सही तरीके से नहीं किया जाता है तो इसके लिए बाध्य होना पड़ेगा धरना प्रदर्शन के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए। अब देखिए नया एक और चीज़ है जो अब ग्राम जो सचिवालयों के लिए हर पंचायत में 1.7 लाख भर्तियाँ हुई। ग्राम प्रधानों के रिश्तेदार नहीं बन पाएंगे पंचायत सहायक। तो ये ग्राम प्रधान है उनके जो रिश्तेदार हैं वो पंचायत सहायक नहीं बन पाएंगे। इसके लिए देखिए क्या है, सदस्य व सेक्रेटरी के परिजन रिश्तेदार का भी नहीं होगा चयन। अगर किसी का सेक्रेटरी, अगर माँ बाप की ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है, प्रधान है, तो उनके सदस्य के रिश्तेदार का भी इसमें चयन नहीं किया जाएगा। 58.189 पंचायत सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया ऐलान। तो देखिए ऐलान हो चुका है। अब ये कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा होगी, CCTV की निगरानी में होगा पूरा ग्राम सचिवालय। CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और समिति की निगरानी होगी। और इसमें एक चीज़ और है, जो आपकी जो स्वयं सहायता समूह BC होती है, BC सखी, तो उसको भी यहाँ पर ही तैनात किया जाएगा, वो भी यहीं से देखभाल किया करेगी। हाई स्कूल इंटर की मेरिट के चयन, कोविड मृतकों को बारिशों को वरीयता। देखिए अगर किसी के परिवार में कोविड से किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसके परिवार का अगर कोई डालता है फॉर्म तो उसको वरीयता दी जाएगी, उसको भी सबसे पहले लिखा जाएगा। जो साफ साफ लिखा है तो आप इस तरीके से इंटर और हाई स्कूल की मेरिट लगेगी, मेरिट से ही सब काम होंगे। ग्राम पंचायत में 58.189 पंचायत सहायकों को पंचायत सहायक, अकाउंटेंट, कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश सोमवार को जारी कर दिया गया है। चयन की कार्यवाही 30 जुलाई की शुरू होगी और 10 सितंबर तक पूरी कर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजनों व रिश्तेदारों को पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे। चौधरी ने लोक सेवा में प्रेस वार्ता के बताया कि पंचायत सहायक के पद पर ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव का संबंधी नहीं नियुक्त किया जा सकेगा। संबंधियों में पिता, दादा, ससुर, पित्र अथवा
माता संबंधी पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र वधू, बहन, पति पत्नी, पुत्र, माँ आएंगे। तो देखिए इसमें जो जितने जितने आ रहे हैं आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी किसी के पद जैसे प्रधान है तो इसमें उसका पिता नहीं लग सकता, दादा, ससुर, पित्र अथवा माता संबंधी पुत्र, पुत्र भी नहीं, पौत्र भी नहीं लग सकता, दामाद भी नहीं लग सकता, पुत्र वधू भी नहीं, बहन, बहन का पति, कितने पत्नी, पुत्री, माँ आएंगे। तो इसमें से कोई भी नहीं लग सकता है, चाहे आप गृह प्रधान हो, सदस्य हों, सचिव हों। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है सभी को। उन्होंने कहा कि इसके तहत गत दिनों संपन्न पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत जिस श्रेणी में आरक्षित सही रही है उसी श्रेणी का अभ्यर्थी चयनित होगा। चौधरी ने कहा कि योगी सरकार पंचायत सहायक की नियुक्ति के जरिए 58,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने की जा रही है। साथ ही पंचायतों में ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित कर रहे ग्राम पंचायतों को सशक्तिकरण का प्रयास कर रही। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों को नियुक्ति के प्रत्येक ग्राम पंचायत का नियमित व सुचारू संचालन संभव होगा। तो इसमें आप जो भी फॉर्म डालना चाहते हैं, जो भी भाई बहन डालना चाहते हैं, तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखें कि आप ग्राम प्रधान ना हो, पूर्व में भी प्रधान ना रहे हो, तभी आप डाल सकते हैं। और आपके रिश्तेदारी में अगर कोई होता है तो आप नहीं डाल सकते हैं। अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई है, आपके ससुर हैं, आपके पिता हैं, इनमें से आपको सदस्य, सचिव जो भी हों, तो आप इसको फॉर्म को नहीं डाल सकते। इस चीज़ का आप एक बार अच्छे से ध्यान रखें। तो देखिए ये सामग्री जो आएंगी वहाँ से जो उसमें लगाने के लिए, तो इसके लिए पैसा भी मिलेगा 1.75 लाख रुपए। तो देखिए इसमें इतना पैसा मिलेगा। सोलर पैनल, 2 बैटरी व इन्वर्टर लगेंगे। सामग्री कुर्सी, ऑफिस कंप्यूटर, मेज, स्टील अलमारी, रैंक, सोलर पैनल, 2 बैटरी व इन्वर्टर, दरी, पंखा आवश्यकता अनुसार, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यूपीएस, मल्टीपर्पज प्रिंटर व बैकपैम, सीसीटीवी कैमरा, सहायक उपकरण सेट। तो देखिए इस तरीके से इतनी चीज़ें इसमें लगेंगी। इसके लिए इसका पैसा भी आ चुका है, कितना पैसा लगेगा। तो देखिए अगली खबर है मेरी 58,000 ग्राम पंचायत सहायक भर्ती 30 से। तो ये वही है ग्राम पंचायत वाला 30 तारीख यानी कि 30 जुलाई से इसकी भर्ती शुरू हो जाएगी। और आपके कागज़ वागज अगर किसी के यहाँ कोई डालना चाहे तो इसमें डाल सकता है। लेकिन सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर वाला डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, इसके लिए भी उसका सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और इंजीनियरिंग वाले भी होने चाहिए। इसमें बहुत कुछ दिया गया है, तो आप जो भी डालना चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए अगले 3 महीने में हर पंचायत का होगा अपना भवन। तो देखिए हर 3 महीने में अपने पंचायत का भवन होगा। इसमें कितनी किसकी नौकरी निकली है ये मैं आपको, ये होगी न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या समक्ष। इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी 1 जुलाई 2021 से न्यूनतम 18 वर्ष। देखिए आपकी जो जुलाई चल रही है 1 तारीख से 2021 तक आपकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, उसे 40 तक चलेगा। SC ST और OBC के लिए 5 वर्ष वरीयता है, यानी कि उनको 45 वर्ष तक के वो अपना अगर 45 वर्ष तक के फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी सामान्य वाले, जनरल वाले हैं वो 40 तक ही डाल सकते हैं। आवेदन उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। जो पंचायतें जिस श्रेणी में आरक्षित हैं उन, देखिए ये आपका जो वार्गी कटिंग है इसमें मैंने देखा है कि इसमें इसको 6,000 रुपये दिया गया है, इसमें कि 6,000 रुपये मिलेगी। लेकिन मैंने जो सरकारी आदेश देखा है उसमें थोड़ा पैसा कम है, तो मैं सरकारी आदेश को आपको दिखाना चाहूँगी। अभी तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में तो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अगली अगर वीडियो डालती हूँ मैं आज ही, तो उसमें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि उसमें इसका पैसा बहुत कम दिया गया है। नई शिक्षा नीति पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे मोदी। तो देखिए मोदी आपको कब संबोधित करेंगे नई शिक्षा नीति के लिए, 29 तारीख को उन्होंने पहले बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के 1 साल पूरा होने के अवसर पर 29 जुलाई को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो यानी कि 29 जुलाई अगली जो पहले निकल के गई है 2020 वाली, तो उसमें उन्होंने कहा था अगर नई शिक्षा नीति चालू होगी, तो उन्होंने बताया था, लेकिन अभी तक नहीं चालू हुई, तो 1 साल हो जाएगा। देखते हैं उसमें क्या संबोधित में कहते हैं। जुलाई को राष्ट्र संबोधित करेंगे। संभावना है कि इस दौरान वह अब तक की हुई प्रगति की जानकारी भी साझा कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्ययन परिदृश्य को बदलते शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत बुनियादी रखने के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह सुधार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
देखिए वो संबोधित करें या मन की बात कहें या कुछ और करें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आए दिन महंगाई, हर चीज़, डीजल, पेट्रोल, तेल, बाकी खाने की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कोई दर कम हुई हो। हर चीज़ के लिए महंगाई बढ़ती गई, जीएसटी लगा दिया गया, बच्चों की 2 साल से पढ़ाई मारी जा रही है। अब नई शिक्षा नीति का मतलब क्या हुआ? नई शिक्षा नीति शुरू नहीं हुई उससे पहले ही बच्चों को स्कूल से घर में बंद कर दिया गया। अभी 1 साल पहले निकल गई, दूसरी साल शुरू हुई है। और जो बच्चे शुरू से स्कूल जाने लायक हैं, जो 4 साल के हो गए, 5 साल के, उन बच्चों की जो जीवन नरक बन रहा है, उनका बिल्कुल पढ़ाई ख़त्म हो गई है। और जो आपके इंटर हाई स्कूल वाले बच्चे थे, उनकी पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि पेपर दिए नहीं बच्चों को, एग्ज़ाम हो गए, उनको पता ही नहीं है कैसे क्या कितनी परसेंट बनती है, जो भी है। देखिए मैं किसी उसकी पार्टी की तरफ से नहीं कहना चाहूँगी, चाहे कोई भी पार्टी का हो, आंगनबाड़ियों के लिए किसी ने कोई कभी अच्छा नहीं सोचा है। चाहे किसी भी पार्टी का हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, सभी ने आंगनबाड़ियों से सिर्फ और सिर्फ काम लिया है और काम के बदले पैसा कुछ नहीं दिया है। अरे कोई भी मजदूर जाओ, 400 से 500 से कम मजदूरी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि उनकी जो मनरेगा में मजदूरी थी, उनके भी 220 रुपये बढ़ा दिए गए थे, लेकिन आंगनबाड़ियों का पैसा क्यों नहीं बढ़ाया गया? इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सभी बहनें इस चीज़ का ध्यान रखें कि अब जो भी हो आगे देखकर अपने हिसाब से चुनें, क्योंकि हमने तो जितनी भी सरकारें अब तक देखी हैं, सिर्फ धोखा, छलावा, झूठ के सिवाय कुछ नहीं देखा है। और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कुछ आंगनबाड़ियाँ ऐसी हैं जो स्मार्टफोन को नहीं चला पाती हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से जो चलाता रहता है उसको अंदाज़ा होता है। जिनकी उम्र अब 40 से 50 के ऊपर हुआ है, तो वो कैसे चलाएंगे इसको? तो जो अपनी तो ज़िंदगी उन्होंने इसमें निकाली थी, अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब वाली, लेकिन आने वाले दिनों में अपने बच्चों की भी ज़िंदगी को बर्बाद करने जा रही हैं, क्योंकि उनको चलाना आता नहीं है और हर काम ऑनलाइन हो गया है। तो अब बच्चे इस चीज़ के लिए मजबूर अपनी पढ़ाई करें या माँ का काम करें, तो इस मजबूरी में बच्चों को भी इसी में घसीटना पड़ रहा है। तो इस चीज़ के लिए आप सभी को आवाज़ उठानी चाहिए कि हर काम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन होता है, तो इसके लिए सबसे पहले प्रशिक्षण कराया जाए, जिससे सभी बहनें आराम से अपना काम खुद कर सकें, ना कि अपने बच्चों के जीवन को भी नरक बनाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर टाइम मिलता है तो शाम को वीडियो जरूर डालें, अगर नहीं मिला तो हमें कल सुबह ही डालेंगे। धन्यवाद।